हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका बजट 2022 के इंपॉर्टेंट की डिटेल्स में। दोस्तों, आज का ये सिंगल डेडिकेटेड लेक्चर हम फोकस करेंगे बिना किसी मसाले के, बिना अच्छा बुरा कहे, सिंपल फैक्ट बेस्ड डिस्कशन पे कि बजट 2022 में डिफरेंट सेक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एलोकेशंस हैं, वो बेसिकली क्या हैं, क्या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस हो सकती है उन इनिशिएटिव्स को लाने के पीछे। टीवी चैनल्स की तरह इसको हम बिल्कुल भी मसालेदार या ओपिनियन बेस्ड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेट्स गेट टू चेज। यूनियन बजट 2022-23 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने ट्यूसडे को प्रेजेंट किया। और अगर आप इस बजट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखें तो 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक तो हमारे कंट्री के जो हाईवेज हैं उनको 25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 60,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा नल से जल स्कीम पे फोकस किए जाएं और 5 डिफरेंट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जाएं। इसके अलावा एडिशनल 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसके अलावा कि 5G जो स्पेक्ट्रम है इसको 2022 में अनाउंस किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा 75 डिजिटल बैंक्स को स्टैब्लिश किया जाएगा 75 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा एक नेशनल प्रोग्राम फॉर मेंटल हेल्थ को अनाउंस किया गया, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो पोस्ट पैंडेमिक इंपैक्ट है उसका मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा वर्चुअल करेंसीज जैसे क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो या नॉन फंजिबल टोकन्स हो जिनको एनएफटी भी कहा जा रहा है, उनके लिए भी एक सेपरेट टैक्स बेसिकली अनाउंस किया गया है। इसके अलावा 400 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन रेलवे बजट में अनाउंस की गई हैं। दोस्तों, अब एक एक अनाउंसमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समरी डिस्कशन के साथ डिस्कशन शुरू किया जाए। सबसे पहले तो जो सब्सिडी लेवल्स हैं, चाहे फूड पे हो, फर्टिलाइजर पे हो, उनको फाइनली अब फिर से कम किया जा रहा है। फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज को, इसको कहा जा रहा है कि जो सब्सिडीज पैंडेमिक की वजह से लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही थी, ताकि सेफ्टी नेट्स गवर्नमेंट बिल्ड कर सके, उनको अब फिर से नॉर्मल लेवल्स पे लाने की तरफ एक बड़ी कोशिश है। और सेंटर ने जो सब्सिडी हैं, चाहे वो बजट की हो, फर्टिलाइजर की हो, फ्यूल की हो, उनको अपकमिंग फिस्कल में 26.6% से घटा दिया गया है। रिवाइज एस्टिमेट्स रहे जो प्रीवियस फिस्कल के उसके मुकाबले। और इसका बेसिकली थॉट प्रोसेस यही है कि 2 फिस्कल के बाद जिसमें सब्सिडी बिल हमारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसकी वजह से पैंडेमिक से लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके या सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाए जा सके, फ्री राशन को दिया जा सके। इसके अलावा जो हाई इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइसेस थी उनसे उनको शील्ड किया जा सके। इसकी वजह से चाहे फूड हो या फर्टिलाइजर हो या फिर हमारा फ्यूल हो, इन सारी सब्सिडीज को अब फिर से रैशनलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी न्यूज कि जो सरचार्ज होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसको 15% पे बेसिकली कैप किया जा रहा है। इसके अलावा उनको जो टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते थे ताकि स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज कर सके, प्रमोट कर सके, उनको भी और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो मूव है, जिससे उम्मीद है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारे स्टार्टअप्स में और जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्टॉक ऑप्शंस वो दे सके, लिक्विडिटी पोजीशंस पे बेसिकली रिक्रूट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, खासतौर से ऐसी कंपनीज में जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं। और इनमें जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी 15% पर ही कैप कर दिया गया है। अनलिस्टेड ज्यादातर वो कंपनीज हैं जो जनरली स्टार्टअप कैटेगरीज में फॉल करती हैं। इसके अलावा एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया है चाइना के जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पर। और ये स्कीम है, इसका फोकस यही है कि चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी इंडियन विलेजेस हैं उनमें कैसे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल सही है कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए सिटीज के साथ बॉर्डर एरियाज में जो हमारे विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 6 से ज्यादा अनाउंसमेंट किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो हमारे पर्सनल टैक्स लॉज हैं उसमें। लोगों को उम्मीद थी कि जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको चेंज किया जाएगा, टैक्स ब्रेक्स को बेसिकली फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा पर्सनल टैक्सेशन को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इनफैक्ट फोकस ज्यादा रहा कि किस तरीके से जो टैक्स पेयर्स उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए और जो वॉलंटरी कंप्लायंस है बिना किसी एक्सेसिव एनफोर्समेंट के उसको ही एनकरेज किया जाए। इसके अलावा किस तरीके से डिजिटल करेंसीज को टैक्स किया जाए 30% फ्लैट, उनको डिजिटल एसेट्स मानते हुए,
चाहे क्रिप्टो करेंसीज हो, बिटकॉइंस हो, इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स को भी एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि कहीं इंडिया जो डिजिटल करेंसीज हैं या क्रिप्टो कॉइन्स हैं इनको बैन ना कर दे। गवर्नमेंट ने इनको डिजिटल एसेट्स की तरह कंसीडर किया है और 30% फ्लैट टैक्स उनके ऊपर लागू करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम जो कि PPP बेस्ड मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका नाम है किसान ड्रोन्स। इसका बेसिकली फोकस यही है कि किस तरीके से डिजिटल और हाई टैक्स सर्विसेज को फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके। एक नया फंड भी क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस और एग्री टेक को बेसिकली बढ़ावा दे सके, उनको फंडिंग अवेलेबल करवा पाए। अगर आप हमारे करंट इकोनॉमी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एग्री टेक पे हम 2 या 3 डिफरेंट लेक्चर्स बेसिकली डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, खासतौर से ड्रोन्स हो या ड्रिप इरिगेशन हो या माइक्रो इरिगेशन हो, वो कैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे क्रॉप्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप कर सकते हैं। काफी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। इसके अलावा एक मेजर पुश इस बजट के थ्रू दिया गया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और इसकी उम्मीद है कि धीरे धीरे ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसको जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट का पुश है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इनको जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री में, उनके सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को शुरुआत से ही हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारी यूनिवर्सिटी करिकुलम में इनकलकेट किया जाना शुरू किया जा सके, ताकि जो फार्मर्स की इनकम्स हैं उसको इंप्रूव किया जा सके और जो इनपुट कॉस्ट है हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर्स की, उसको कम किया जा सके। इसके अलावा उनको कैसे बेटर मार्केट एक्सेस दिया जा सके, या उनका जो रिटर्न है उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके बेसिकली प्रोड्यूस पे, उसको और कैसे इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट रहा कि एक न्यू डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी, जो एक्चुअली इंग्लिश, हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेज उसमें भी एजुकेशन को इंपार्ट करेगी। जो डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी उसका बेसिकली पर्पस होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को इंडियन स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी लेसन्स को सारे रीजनल लैंग्वेजेस में इंपार्ट करेगी, वो एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगी। वो एक सेंट्रल एजेंसी रहेगी और सब सेंटर्स को अपने आसपास प्रमोट करना शुरू करेगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी होगी वो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, ताकि जो रिक्वायर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग है, हमारी वर्कफोर्स को, हमारी पॉपुलेशन को, हमारे स्टूडेंट्स को, उसको और तेजी से आगे हम बढ़ा सकें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ इस बजट में, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आपसे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडफोन्स, अम्ब्रेलाज, इमिटेशन ज्वेलरी, कोकोआ बीन्स या पॉलिश डायमंड्स या डिफरेंट कमोडिटीज एटसेट्रा कौन सी महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, ये मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को बहुत जानने की जरूरत है। दोस्तों, इन लेक्चर्स के थ्रू हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ें तो आप उसको सिंपल फन के लिए ना पढ़ें, बल्कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना होगा, ताकि यू कैन कट थ्रू द क्रैप एंड यू कैन फोकस ऑन थिंग्स व्हिच ट्रूली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या महंगा, क्या सस्ता, अम्ब्रेला सस्ता हुआ, ज्वेलरी सस्ती हुई, कोकोआ बीन्स महंगे हो गए, मोबाइल फोन महंगे हो गए, हेडफोन महंगे हो गए, ये आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया गया, रफली 51,971 करोड़ का, कि जो एयर इंडिया अब टाटास को बेसिकली फाइनली डिसइन्वेस्ट कर दी गई है, उसका जो फाइनल डेट सेटलमेंट है उसको खत्म किया जा सके। और इसके लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया कि किस तरीके से इस बेसिकली एयर इंडिया की एयरलाइंस को ट्रांसफर कर दिया जाए उसके न्यू प्राइवेट ओनर्स टाटा उसको, और उसको बेसिकली एक शर्त यह भी रही कि जो टोटल डेट है एयर इंडिया का उसको पहले पूरा सेटल करवा दिया जाए ओनरशिप ट्रांसफर से पहले। उसके लिए रफली 92,000 करोड़ का बेसिकली एक मेजर आउटले इंश्योर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका मेजर बजट एनहेंसमेंट देखा गया है ओवरऑल बाय रफली 11%। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ऐसे चीजों में खर्चा किया जाएगा जो कैपिटल एसेट्स बेसिकली क्रिएट करेगा, जिस चीज को आप लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उन फैसिलिटीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा का, उसमें सिर्फ 5% का ही इंक्रीज देखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर और जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एलोकेशन को बढ़ाया गया है। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एलोकेशन है वो रफली 1.85 लाख करोड़ के आसपास है यूनियन बजट ऑफ 2022-23, जो
पिछले साल के मुकाबले रफली 11% ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट यही एलोकेशन 1920 में सिर्फ 1.67 लाख करोड़ के आसपास ही था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार के बजट 2022-23 में उसको 5% बढ़ाकर 15,924 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी आर्म फोर्सेस, हमारा डिफेंस बजट, उसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज देखा गया है। रफली 10% का ग्रोथ देखा गया है जो कैपिटल आउटले है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। और सबसे बड़ी न्यूज कि इस पूरे बेसिकली आउटले में से जो 68% मतलब 2/3 से भी ज्यादा जो भी बेसिकली कैपिटल एक्विजिशन होंगे उनको हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री या इंडियन इंडस्ट्री के लिए ईयरमार्क किया गया है। कोशिश है डिफेंस बजट के थ्रू कि किस तरीके से कंट्री की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और 2/3 से भी ज्यादा कैपिटल आउटले डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को बेसिकली डेडिकेट किया जाए। इसके अलावा जो कैपिटल आउटले है आर्म फोर्सेस का वो अब स्टैंड करता है रफली 1.52 लाख करोड़, जो ऐसा लगता है कि पिछले बार के मुकाबले रफली 13% बेसिकली ज्यादा है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुकाबले। और पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स के मुकाबले देखें तो 10 के बजाय रफली 13% हमें ये एनहांस होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। इसके अलावा कि किस तरीके से केपेक्स एलोकेशन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों में आप बार बार इस चीज को सुनेंगे कि रफली 35% से भी ज्यादा का केपेक्स आउटले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको बढ़ाया गया है, ताकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे अर्बन हाउसिंग हो, इन इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज पे गवर्नमेंट और ज्यादा फोकस कर सके। और जो हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जिसमें फोकस है कि 111 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बिटवीन 2020 एंड 2025, ताकि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिल सके इंडिया को, उसके डायरेक्शन में इसको एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो रफली 7.5 लाख करोड़ बेसिकली स्पेंड करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे, जो पिछले साल या इस साल के बेसिकली रिवाइज एस्टिमेट्स के मुकाबले जो कि सिर्फ 5.54 लाख करोड़ के आसपास ही था। मतलब 2 लाख करोड़ का इंक्रीज हम कह सकते हैं इस बार के बजट में पिछले साल के बजट के मुकाबले व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो ECLGS स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, इसको भी अगले फिस्कल तक एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें कि जो 5 लाख करोड़ की एक्सटेंडेड गारंटी है इसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। एक मेजर अनाउंसमेंट जिसने मेजर बेसिकली रिपल्स क्रिएट किए पूरे इंडियन इकोनॉमी में कि इंडिया ने फाइनली डिजिटल रुपी को अनाउंस किया है। डिजिटल रुपी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा जिसको CBDC भी कहा जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इस CBDC या बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से। और गवर्नमेंट का जो प्लान है कि CBDC को लॉन्च किया जाएगा, ये जो CBDC होगी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लॉन्च करेगा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा मेजर अनाउंसमेंट कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वर्चुअल करेंसीज हैं, उनको बेसिकली वर्चुअल एसेट्स मानते हुए उनके ऊपर एक फ्लैट 30% टैक्स इंपोज कर दिया गया है इस फिस्कल ईयर से। मतलब हम अपना खुद का डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर कोई शायद टैक्स ना लगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज होल्ड कर रहे हैं, चाहे एथेरियम हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बेसिकली बिटकॉइन हो, डॉजकॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा, उनका अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको वर्चुअल एसेट मानते हुए 30% का आपके ऊपर टैक्स अट्रैक्ट होगा। इसके अलावा पहली बार ऐसा भी अलाउ किया गया है कि जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं 2 साल के अंदर अगर किसी तरह का ओमिशन उसमें रह गया हो, कोई मिस्टेक आपने कर दी हो, या कोई ऐसी इनकम जो डिक्लेयर की हो जो आपने रिपोर्ट नहीं की हो, उसको आप 2 साल के भीतर भीतर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए खासतौर से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, अब उनको सिर्फ 15% सरचार्ज पे ही लिमिट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है जिसको MAT भी कहा जाता है कॉर्पोरेटिव्स के लिए, जो 18.5% है, उसको भी अब कम करके जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है उसके बराबर लाया जा रहा है। इसके अलावा जो सरचार्ज है कॉर्पोरेटिव्स, उसको भी 7% तक घटाया गया है 12% से, और ये कवर होगा जिनकी टोटल इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है, ऐसे कॉर्पोरेटिव्स के लिए। इसके अलावा बजट ने जो टाइमलाइंस हैं कि जो नई कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम है उसको और बेसिकली एक्सटेंड हम लोगों ने कर दिया है रफली 2024 के आसपास। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है
जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो मार्च 31 2023 तक इनकॉर्पोरेट होंगी या एग्जिस्टेंस में आएंगी, उनको सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स ही देना होगा। अब इसको बढ़ा के 2024 तक इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब मार्च 31 2024 तक जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश होंगी, इनकॉर्पोरेट होंगी, रजिस्टर होंगी, उन पे सिर्फ 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली लगाया जाएगा। और ऐसे स्टार्टअप्स जो बेसिकली इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, उनके लिए भी इस कॉर्पोरेट टैक्स या टैक्स बेनिफिट्स को मार्च 31 2023 तक एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स को प्रमोट करने के लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सरचार्ज है अनलिस्टेड शेयर्स का, उस पे 20.5% से सरचार्ज को घटा के अब उसको सिर्फ 23% ही कर दिया गया है। कोशिश है ये कि इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स एग्जिट्स है, इन्वेस्टमेंट चर्न है, इसको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा एक बार फिर से जो क्रिप्टो हैं या नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, एनएफटीज हैं, इनको अब टैक्स नेट में ले आया गया है वर्चुअल एसेट्स मानते हुए 30% टैक्सेशन के अंडर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बेसिकली मेंशन किया है कि इनको किसी और इनकम का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता, और अगर कोई भी इन वर्चुअल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल एसेट्स के थ्रू ट्रांसफर करता है, तो उस पे 1% का टीडीएस कटेगा ताकि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। इंपैक्ट यही है कि इस मूव के थ्रू फाइनली जो वर्चुअल एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटी टोकन्स, इनको टैक्स नेट में ले आया गया है और इनको एक तरीके से गवर्नमेंट ने फॉर्मल तरीके से फाइनली रिकॉग्नाइज कर लिया है। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की एक एक करके बात हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, रफली उसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेट की गई है। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि नेशनल हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा बाय रफली 25,000 किलोमीटर्स 22-23 में। नेशनल मास्टर प्लान ऑन एक्सप्रेसवेज, इसको भी फॉर्मुलेट किया जाएगा 2022-23 के बीच में। 400 से भी ज्यादा न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, रोल आउट किया जाएगा अगले 3 साल में, और 60 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंडर। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम्स, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा और 100 या 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 साल के अंदर। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर की स्पेसिफिकली अगर हम डिटेल में बात कर लें तो जो प्रोक्योरमेंट है, चाहे वीट का हो, पैडी का हो, खरीफ का हो, रबी क्रॉप का हो, 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को वो बेनिफिट करेगा। नाबार्ड फैसिलिटेट करेगा एक फंड को जिसके थ्रू जो स्टेट की कैपिटल फाइनेंसिंग है और स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर के, रूरल एंटरप्राइजेस के, एग्रीटेक के, उनको बेसिकली प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा 2.37 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी या बेसिकली मिनिमम समर्थन मूल्य। इसके अलावा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा और 2022 को ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे सपोर्ट किया जाएगा, जिससे जो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू है खासतौर से मिलेट प्रोडक्ट्स की, उसको बेसिकली प्रमोट किया जा सके, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। किसान ड्रोन्स को यूज किया जाएगा पेस्टिसाइड एक्सेट्रा को स्प्रे करने में। इसके अलावा जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, रफली 44,000 करोड़ है, उससे 9 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर फार्मलैंड को बेसिकली इरिगेशन मिल पाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात देख लें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके अलावा 1 क्लास वर्ल्ड टीवी चैनल को भी एक्सपेंड किया जाएगा। अभी सिर्फ 12 हैं, उससे 200 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स को बेसिकली लाया जाएगा, जिससे जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है उसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी रोल आउट किया जा सके, ताकि ये जो लॉस हुआ एजुकेशन का बच्चों में, खासतौर से रूरल एरियाज में, खासतौर से कोविड को लेके, उसको बेसिकली ब्रिज किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हेल्थ एंड सैनिटेशन की, तो इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, इसको रोल आउट किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी बेसिकली रोल आउट किया जाएगा ताकि मेंटल हेल्थ को और ज्यादा प्रमोशन मिल सके। 23 से भी ज्यादा टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा विमेन एंड चिल्ड्रन, खासतौर से मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य या सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा। 60,000 करोड़ का एलोकेशन है हर घर नल से जल, जिसमें 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेसिकली टैप ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी बिटवीन 2022 एंड 23। दोस्तों अब इस डिस्कशन को फाइनली रैप अप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स फिगर्स डेटा की बात हो जाए। एक्सपेंडिचर के तौर पे देखें तो जो गवर्नमेंट है उसने टोटल रफली 39,44,909 करोड़ रुपीस का लेआउट प्रेजेंट किया है 2022-23 में, जो रफली 4.6% हायर है पिछले साल 2021-22 के रिवाइज एस्टिमेट्स के मुकाबले। 2021-22 टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट एस्टिमेट था 2021-22 का, उसके मुकाबले रफली 8.2% ऑलरेडी हायर था। सिमिलरली अगर आप रिसीट्स की बात कर लें और ऐसी रिसीट्स जिसमें बोरोइंग्स हमारी इंक्लूडेड नहीं है, तो 2022-23 में एक्सपेक्टेशन है कि रफली 22,83,730 करोड़ की रिसीट्स हमको मिलेंगी, जो एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट्स है पिछले साल के 2021-22 उसके मुकाबले 4.8% हायर है। जीडीपी की क्या एक्सपेक्टेशन होगी ग्रोथ स्टैंड पॉइंट से? गवर्नमेंट के हिसाब से जीडीपी हमारी रफली 11.1% के आसपास ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन आप इंक्लूड इसमें करेंगे। रियल जीडीपी आपकी निकल जाएगी जब आप नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो 11.1% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23। डेफिसिट्स की बात हो जाए तो जो रेवेन्यू डेफिसिट एक्सपेक्टेड हैं या टारगेटेड हैं 22-23 में, वो रफली रेवेन्यू डेफिसिट है 3.8% ऑफ जीडीपी, जो एक्चुअली 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट है जिसमें 4.7% के आसपास हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, उसके मुकाबले कहीं कम इस बार टारगेट किया जा रहा है। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट को रफली 6.8% ऑफ जीडीपी पे टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो रफली 9,40,651 करोड़ एस्टिमेट किया गया है, जो रफली रेवेन्यू रिसीट्स का 43% के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर आप मेजर मिनिस्ट्रीज की बात करें, खासतौर से टॉप 13 मिनिस्ट्रीज जिसका हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है 2022-23 में, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज एलोकेशन बेसिकली गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 93% इंक्रीज। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसको 52% ज्यादा एलोकेशन किया गया है। एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 25% ज्यादा एलोकेशन किया गया है ताकि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या टैप ड्रिंकिंग वाटर को हर घर तक पहुंचाया जा सके। तो शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है आज के हमारे बजट के हाईलाइट बेसिकली लेक्चर से। बहुत डिटेल में आप एंटर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आज की जो इंफॉर्मेशन है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, की सेक्टर्स के डिफरेंट प्रोविजंस और स्कीम्स के बारे में जानने के लिए, गवर्नमेंट का किन किन एरियाज पे रिन्यूड फोकस है, किन किन एरियाज में गवर्नमेंट को लगता है कि 2022-23 में ज्यादा बेसिकली फोकस किया जाएगा। जैसे केपेक्स बहुत बढ़ाया गया है, डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एलोकेशन को बढ़ाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एलोकेशन में मेजर इंक्रीज देखा गया है। इसके अलावा जो एस्टिमेट है ग्रोथ का वो रफली 11.1% है नॉमिनल जीडीपी का, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 3.8% टारगेट है और फिस्कल डेफिसिट 6.4% टारगेट है जीडीपी का, जो पिछले साल के मुकाबले दोनों ही फिस्कल प्रूडेंस को इंडिकेट करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये पूरा लेक्चर प्लस इकोनॉमिक सीरीज का जो हमारा 10 लेक्चर का सीरीज हमने रोल आउट किया है, जिसमें पहला लेक्चर डिलीवर हो चुका है, दूसरा डिलीवर होने वाला है, ये आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी प्लस डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इंडिया के, उनके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देने में सक्सेसफुल होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।